सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं बहुत दिन से कोई वीडियोस अपडेट नहीं कर रहा यूट्यूब पे। बेटा अब से जो आपका सीरीज़ है, जो बेसिकली 10th क्लास का सीरीज़ है, ऐसा रहेगा कि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं आपको उनको सॉल्यूशंस दूंगा। कैसे अटेंड करने हैं क्वेश्चंस वो बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई का एक पैटर्न रहा है कि वो पास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे ज़रूर ज़रूर पूछता है। ठीक है बेटा, तो हम अब क्या करेंगे, सीरीज वाइज चलेंगे और जितने भी हमारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में सीबीएसई पूछ चुका है, ईयर वाइज हम लेते चलेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि आज हम जो बात करने वाले हैं बेटा, 2023 के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात जानने वाले हैं, वो भी सेक्शन बी की। एक एक सेक्शन लेता हुआ चलूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे माइंड में। ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सामने आप देखेंगे बेटा, आपके सामने ही आप देख पाएंगे कि आपके सामने जो है अभी 2023 का सोशल साइंस का आपके पास पेपर आपको दिख रहा है। ठीक है, सेट नंबर कोड नंबर यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोडेड है बेसिकली। यहाँ पे आपके जो कि पहले एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, बट आज जिस सेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं वो है बेटा इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन बी कहाँ से स्टार्ट है। ये रहा सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आज मैं आपको सेक्शन बी कवर कराऊंगा कि 2023 के जो एग्जाम पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा सीबीएसई का एक पैटर्न रहा है कि जो सीबीएसई है वो क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चंस पूछता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो पूछता जरूर है। ओके बेटा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। ठीक है, अब इसके लिए आपके लिए स्पेशली मैंने पीपीटी बनाई हुई है। ठीक है, पीपीटी आप देखेंगे बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया था, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट। अब मैं आपको ना पहले गो थ्रू कराता हूँ रोमांटिसिज्म था क्या। ठीक है, बेसिकली रोमांटिसिज्म जो वर्ड आया वो यूरोप में इसलिए आया था कि वहां पे जो था बेटा कि एक कल्चर, जो उनका आर्ट कल्चर था, जो उनका पास्ट कल्चर था, जो उनका हिस्ट्री थी, वो लोग वापस रिस्टोर करना चाहते थे या उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। लोगों तक ये बताना चाहते थे कि वो आर्ट कल्चर हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूरोप का। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर हम अपना आंसर में पढ़ें, फ्रॉम द लेट 18 इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 तो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की बात यहाँ पे हो रही है। यूरोप में कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक कल्चर वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका नाम था रोमांटिसिज्म। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, और ताकि नेशनल सेंटिमेंट है। अब नेशनल सेंटिमेंट का मतलब क्या है सर, नेशनल सेंटिमेंट का मतलब है बेटा जैसे कि इंडिया है। ठीक है, आज के टाइम पे हम इंडिया के आर्ट को, कल्चर को, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। क्यों, उसका एक रीजन है कि बेटा जो आर्ट कल्चर होता है वो हमारी हिस्ट्री बताता है। एक नेशनल सेंटिमेंट जागती, देशभक्ति जागती है हमारे अंदर, है ना। तो यूरोप में भी नेशनल सेंटिमेंट जगाने के लिए आर्ट कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। जो ये ईरा था 1800 से लेकर 1850 का बात, ठीक है, उस ईरा को रोमांटिक ईरा भी बोला गया। क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, रोमांटिसिज्म ना पूछे रोमांटिक ईरा पूछ ले। ठीक है, तो आप इसमें ये वाला आंसर भी आप लिख के आ सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम देखेंगे, द यूरोपियन कल्चरल मूवमेंट नोन एज रोमांटिसिज्म अमिट टू कल्टिवेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेशंस फीलिंग और सेंटिमेंट। यहाँ वो भी पॉइंट आ गया कि भाई जो क्यों, पर्पस क्या था, प्राइमरी गोल क्या था। यही था कि भैया जो हमारे इनकी यूरोप की हिस्ट्री है, पास्ट है, कल्चर है, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको ये इंपॉर्टेंस दिखाना कि वो भी यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, और 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में ये रोमांटिसिज्म बहुत फैला था, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, और ये बेसिकली इसका एक ही पर्पस था, प्राइमरी गोल था क्या, कि वहाँ पे जो कल्चर है, आर्ट है, ठीक है, वो जो है उससे जो है लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाना यूरोप के लिए। ठीक है, बस ये इतना क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन है किसी भी में रिपीट होता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन सेम ही आए। अब आप सोचेंगे सर कोई सेम क्वेश्चन नहीं, रोमांटिसिज्म जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाए, अब क्वेश्चन को पकड़ना सीखो आप। ठीक है, अब आपको पूरा क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है, अब आपको कोई क्या वर्ड दिख जाए, रोमांटिसिज्म वर्ड दिख जाए, रोमांटिक ईरा दिख जाए, ठीक है, ऐसे वर्ड्स दिख जाए, तो आप इस आंसर का यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप इसी आंसर को एज इट इज लिख के आओ, बट इस आंसर की हेल्प से एक न्यू आंसर भी क्रिएट
कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बेटा हमारा रोमांटिसिज्म या रोमांटिक ईरा की, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा दूसरी क्वेश्चन पेपर पे जाऊँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है बेटा सीबीएसई का ही है, जो 2023 में बच्चों ने अटेंड किया था, ठीक है। अब इसी का जो पार्ट 2 है, रोमांटिसिज्म के क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है और में, वो है फ्रेडरिक सोर्यू का ड्रीम क्या था डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक के लिए, ठीक है। फ्रांस में वो कैसा डेमोक्रेसी है, सोशल रिपब्लिक चाहता है 1948 में, उसकी बात करेंगे। वो भी मैंने आपके लिए पीपीटी में डाला हुआ है, सामने आप देखेंगे बेटा। फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम था क्या, पहले हम बात कर ले फ्रेडरिक सोरियो था कौन। फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट था, 1848 की बात है यहाँ पे। उसने 4 पेंट्स बनाए थे, विजुअलाइज किया था, मतलब इमेजिनेशन बेसिकली किया था उसने, ठीक है। उसके विजन को उटोपियन विजन भी बोला गया था, बेसिकली इमेजिनेशन बेस्ड विजन था प्योरली, ठीक है। उसने क्या इमेजिन किया फर्स्ट प्रिंट में, पहली बात, यूरोप और अमेरिका के जो मैन एंड वुमेन बोथ हैं, कोई भी एज ग्रुप के, ठीक है, और कोई भी सोशल ग्रुप के, सब साथ में जो जा रहे हैं, एक ट्रेन की तरह लाइन बना के जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज मतलब रिस्पेक्ट देते हुए जा रहे हैं। पहला ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया बेटा, जो वहाँ पे जो फीमेल फिगर का यूज किया गया, ठीक है, उनकी उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दिया गया और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट दिया गया। वो क्या बताता था, वो ये बताता था बेसिकली कि भाई वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने का टाइम आ गया है, इनलाइटमेंट जागरूकता दिखाने का टाइम आ गया है। और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, भाई वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और वहां पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि सिंबल दिखाए गए एब्सोल्यूट जो इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली हम बात करूं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे कौन से, बेसिकली मोनार्की सिस्टम। अगर हम 9th क्लास की बात करें, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ठीक है, याद आया कुछ, ठीक है। तो जो मोनार्की सिस्टम थे या फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनका जो रूल चलता आ रहा था, प्रिविलेजेस चलती आ रही थी, उसको एंड करने का टाइम अब आ चुका था, ये ठीक है। और ये यूटोपियन विजन था, जहाँ पे अलग अलग नेशन के लोग अलग अलग फ्लैग लेके अलग कॉस्ट्यूम में साथ में थे। इसमें क्या देखा, यूनिटी। ये अलग अलग लोगों को दिखा के, अलग फ्लैग्स को दिखा के क्या दिखाना चाहता हो, यूनिटी एज अ होल, ठीक है। चाहे आप कोई से भी नेशन के हो, कोई से भी ग्रुप के हो, ठीक है, आपको यूनाइटेड होके रहना है, ठीक है। तो ये एक फैटिक स्टोरी का ड्रीम इमेजिनेशन था। बहुत बार सीबीएसई पूछता है क्वेश्चन, ये तो आप कहीं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सीबीएसई फैटिक स्टोरी पे कई बार, या तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो फैटिक स्टोरी का कहीं भी आपको नाम दिखे या उसका व्यूज के बारे में पूछा जाए, तो आप इस आंसर का यूज कर सकते हैं। अगला क्या करें, ठीक है। अगला बेटा हम दोबारा क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के 2 फीचर क्या है, आप बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का वर्ड का मतलब क्या है। अब प्लांटेशन दो देखो, एग्रीकल्चर 2 टाइप से किया जा सकता है बेसिकली। अगर हम देखें, जैसे कि एक फार्मर है, वो क्या सोच के फार्मिंग करेगा, पहला ये सोच के फार्मिंग करेगा भाई इसको मार्केट में बेचना है, दूसरा ये सोच के फार्मिंग करेगा उसको पर्सनल यूज के लिए भी कुछ क्रॉप्स चाहिए, ठीक है। जो बेटा वो मार्केट के लिए बना के रखेगा क्रॉप, उसको हम कहेंगे कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। जो उसको मार्केट में सेल करने, वो क्या हो गए हमारे कमर्शियल क्रॉप्स हो गए। जो उसको मार्केट में नहीं सेल करना, नॉन कमर्शियल क्रॉप, पर्सनल यूज के अंदर आ जाएगा। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भैया फीचर्स क्या है। पहला फीचर ये है, यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो होता है, एक टाइम पे एक क्रॉप ग्रो होता है। दूसरा कैपिटल एक्सटेंसिव फार्मिंग है। कैपिटल एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब कि कैपिटल क्या होता है, मनी, पैसा। इसमें बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है स्मॉल फार्मर जो है वो यहाँ से आउट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कहता है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, ठीक है। और कुछ एरियाज भी बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि हर एरिया में आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज ही हैं जहाँ पे अपना प्लांटेशन फार्मिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आप आंसर प्लांटेशन फार्मिंग का क्वेश्चन आए तो अब इसको इस वे में अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा 23rd क्वेश्चन जो उसमें 2023 में पूछा गया था सेक्शन बी का, कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता क्या है। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। सेकुलरिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनके पास कोई भी धर्म फॉलो करने की फुल आज़ादी है, फुल फ्रीडम है। जिसको जो चाहिए धर्म फॉलो करो, जिसको जो चाहिए मान्यता रखो, जिसको पूजा करनी है, कुछ भी करना है, वो आप कर सकते हो, फुल फ्रीडम है। मैंने इसकी पीपीटी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि भैया अगर आपको इंडिया को सेकुलर स्टेट बताना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा क्या प्रोविजन है। पहला प्रोविजन,
फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ वन चॉइस, जिसका जो रिलीजन फॉलो करने का मन है, इंटेंशन है, वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 25 में भी ये बात लिखी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कि कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, उस रिलीजन को अपना मान्यता रखने की, उस रिलीजन को फॉलो करने की, उस रिलीजन को प्रमोट करने की आपके पास आज़ादी है। हालांकि कुछ कंडीशंस हैं, वो भी लिखी हुई है आर्टिकल 25 में, बट आपके पास फुल फ्रीडम है। अगर आप अच्छे वे में अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो बेसिकली इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या राइट आ गया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि भैया आप पहला क्या आ गया कि रिलीजन फॉलो करने की सबको आज़ादी है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, यहाँ पे एक रिलीजन के नाम पे कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो माना रिलीजन को लेके सेम सेम लग रहे हैं, बट थोड़े से अलग है। पहला पॉइंट क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई सबको आज़ादी है, जिसको जो धर्म फॉलो करना है करो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भाई रिलीजन के नाम पे जो भेदभाव होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, दैट इज इलीगल, कि आप किसी के साथ धर्म को लेके, रिलीजन को लेके कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें जो हैं इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाती हैं। ठीक है, आज हम बोलते हैं इंडिया सेकुलर स्टेट है, क्यों? क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की वजह से हम बोल पाते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे हर धर्म फॉलो करने की आज़ादी दे रखी है आपको सरकार ने। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट पे हम आते हैं बेटा, कि अगला पॉइंट जो हमारा है क्वेश्चन पेपर में, कि अगर आप, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप विलेज हेड होते, अब अपना आपको सोचो, आप सरपंच होते, विलेज हेड होते, आप ऐसे क्या एक्टिविटीज करते कि आपके जो गांव में विलेजर्स हैं, ठीक है, जो आपके गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ पाए। आप खुद सोच सकते हो उस क्वेश्चन को, बट मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, कि अगर आप विलेज हेड होते तो क्या क्या करते हैं। ठीक है, आपका तो पता नहीं क्या करते हैं, बट मैं बताता हूँ कि एक विलेज हेड को क्या क्या करना चाहिए ताकि उस विलेजर्स की इनकम, पैसा बढ़ सके। पहला क्या कर सकता है भाई, उनको एग्रीकल्चर, हर किसी को, किसान को एग्रीकल्चर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है एज मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे हम टेक्नोलॉजी से एडवांस होते जा रहे हैं, जो हमारे ओल्ड फार्मर्स हैं बेचारे, उन तक वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, उन तक वो नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है। तो उन तक हम वो नॉलेज पहुंचा सकते हैं, उनको नए जो मार्केट में सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में बता सकते हैं, उनको नई नई इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उनको नए नए मॉडर्न टेक्निक बता सकते हैं फार्मिंग की, उनको समझा सकते हैं कि भाई तुम इससे और अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। पहला तो ये। दूसरा ये, हैंडीक्राफ्ट्स को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं बेटा, उससे बहुत ज़्यादा इनकम आप अर्न कर सकते हो। इंडिया में भी हैंडीक्राफ्ट का कल्चर बहुत ज़्यादा है, हाथ से बनाई हुई चीज़ों का। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड भी है, तो आप हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा मार्केट कर सकते हो। ठीक है, रेन वाटर कंज्यूम कर सकते हो, तो आपका जो है वो वाटर कहीं ना कहीं आपके इरीगेशन में या कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सोलर पैनल आप लगा सकते हो, इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो, जितनी इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी दोगे, उनका फार्मिंग अच्छी होगी, फार्मिंग अच्छी होगी तो इनकम ज़्यादा आएगी। ठीक है, और विलेज में रोड बना सकते हो, जब रोड बन जाएगा विलेज में तो ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो बिजनेस चलेंगे, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस आएंगे। ठीक है, जब बिजनेस आएंगे तो इनकम आएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकते हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और जब ट्रांसपोर्ट होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, खुद भी आ जा पाएंगे, जो अपने उनके गुड्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से भेज पाएंगे, तो बिजनेस तो बढ़ेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर हम क्रेडिट दे सकते हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको छोटा छोटा लोन चाहिए, कुछ भी छोटा मोटा फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया कि अगर आप विलेज के हेड होते, सरपंच होते, तो क्या क्या करते हैं विलेजर्स के लिए ताकि उनकी इनकम जनरेट हो पाए या बढ़ पाए। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में पूछा गया था। मैं आपको एक बार और गो थ्रू करा देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन पेपर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है बेटा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये सेक्शन बी हमने आज पार्ट क्लियर किया है इसका। ओके, सेक्शन बी बेसिकली हमने किया है कि हम सेक्शन बी को कैसे अटेंड कर सकते हैं, और जो हमने क्वेश्चन समझाए, हो सकता है सीबीएसई सेम क्वेश्चन किसी लैंग्वेज घुमा के पूछ ले, तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करने एग्जाम के लिए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर अब मैं अगली क्लास में से सेक्शन सी कराऊंगा, डी कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उसके बाद 2021, ऐसे में ईयर वाइज आपको पूरा पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि सीबीएसई बोर्ड आने से पहले बेटा आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाए। और मेरी ये विश है कि जो जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसके 90 प्लस सोशल साइंस में एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए,
और इसके बाद आप जो वीडियोज़ हैं वो रोज़ आएँगी, रेगुलर बेसिस पे आएँगी। कल मैं इसके आगे बढ़ूँगा, सेक्शन सी और डी की बात की जाएगी और उसके बाद में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाऊँगा, 2022, 2021 सीरीज़ वाइज़ चलूँगा। थैंक यू बेटा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।